हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ DM शर्मा। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आदित्य एजुकेशन पर। आई एम बैक विद द फर्स्ट वीडियो ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, द सेकंड लेसन ऑफ स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट, स्टैंडर्ड 11th गुजरात बोर्ड। Friends, in today's video we will study about the variable, types of variable, classification of data, types of classification of data and the reasons of classification of data. So without wasting time, let's start. Friends, in the previous chapter we have seen that the statistical information consists of two types of data, quantitative data and qualitative data. Quantitative data are based on quantitative variable, while qualitative data are based on qualitative variable. Quantitative variable is of two types, discrete variable and continuous variable. So let us understand both of these, discrete variable and continuous variable, in detail. So friends, first we understand discrete variable. If a variable can assume definite or countable values within the specified range, then it is called discrete variable. यानी कि जो चल किन्हीं दो सीमाओं के बीच की कोई निश्चित या जिन्हें हम काउंट कर सकते हो ऐसी कीमतों को धारण करता हो, ऐसे चल को हम डिस्क्रीट वेरिएबल या असतत चल कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली, नंबर ऑफ एक्सीडेंट ऑन रोड, रन्स स्कोर्ड बाय अ बैट्समैन, विकेट्स टेकन बाय अ बॉलर, एट्सेट्रा. इन सभी में फ्रेंड्स जो भी नंबर्स हैं वो एक निश्चित नंबर हैं. फॉर एग्जाम्पल, नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली, किसी फैमिली में बालकों की संख्या वो निश्चित है. नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स ऑन द रोड, वो काउंटेबल है और निश्चित है कि आज के दिन रोड पर कितने एक्सीडेंट हुए वो हम काउंट कर सकते हैं. किसी बैट्समैन के द्वारा बनाए गए रन वो काउंटेबल है, उन्हें भी हम गिन सकते हैं. किसी बॉलर के द्वारा ली गई विकेट वो भी काउंटेबल है, उसे भी हम गिन सकते हैं. तो ऐसे हर एक नंबर जिसे हम काउंट कर सकते हो, जिसे हम गिन सकते हो या जिसकी कोई निश्चित वैल्यू निकल कर आती हो, ऐसे हर एक चल को हम डिस्क्रीट वेरिएबल कह सकते हैं. If a variable x assumes the specific values like 1.2, 1.3, 1.5, etc., then it is also called discrete variable. फ्रेंड्स, यहाँ पर भी भले ही डेसिमल में नंबर आ रहे हैं, लेकिन ये एक निश्चित नंबर है. तो यहाँ पर 1.2 पर आपका डिवीज़न ख़त्म हो जाता है, यहाँ 1.3 पर ख़त्म हो जाता है, या 1.5 पर ख़त्म हो जाता है. तो ये एक निश्चित वैल्यू हुई, एक डेफिनेट वैल्यू हुई, तो इसे हम डिस्क्रीट वेरिएबल कह सकते हैं. इसकी जगह अगर 1.234568111934 इस तरीके से चलता, यानी कि जिन वेरिएबल्स की वैल्यू को हम कंप्लीट डिवाइड नहीं कर सकते हो वो डिस्क्रीट वेरिएबल नहीं माने जाते. नाउ कंटिन्यूस वेरिएबल. If a variable can assume any value within the specified range, then it is called continuous variable. यानी ऐसा चल जो किन्हीं दो कीमतों के बीच की मापी जा सके ऐसी हर एक वैल्यू को धारण कर सकता हो, ऐसे चल को हम सतत चल या कंटिन्यूस वेरिएबल कहते हैं. फ्रेंड्स, यहाँ पर हर एक वैल्यू की बात हो जाती है. जैसे कि अभी हमने डिस्क्रीट वेरिएबल में देखा था कि डेसिमल के बाद नंबर बार बार रिपीट हो रहे हो, यानी कि कंप्लीट डिवीज़न जिसमें ना हो रहा हो, वैसे वेरिएबल को हम डिस्क्रीट वेरिएबल नहीं कह सकते. ऐसे वेरिएबल को हम कंटिन्यूस वेरिएबल कहते हैं. फॉर एग्जांपल, हाइट ऑफ अ पर्सन, मैक्सिमम टेम्परेचर, एवरेज ऑफ अ बैट्समैन, स्ट्राइक रेट ऑफ अ बैट्समैन, एट्सेट्रा. फ्रेंड्स, मोस्टली डिस्क्रीट वेरिएबल में ऐसे वेरिएबल्स का समावेश होता है जो डेसिमल में नहीं आते, और कंटिन्यूस वेरिएबल में ऐसे वेरिएबल्स का समावेश होता है जो डेसिमल में आते हैं.
जैसे कि हमने वहाँ पर जो एग्जाम्पल देखा था उसमें था रन स्कोर्ड बाय अ बैट्समैन। तो फ्रेंड्स रन्स वो डेसिमल में नहीं होते। कोई बैट्समैन या तो 1 रन मारेगा या 2, 3, 4, 100, 200, यानी वो रन्स फ्रैक्शन में नहीं होंगे। और यहाँ पर जो एग्जाम्पल है वो है एवरेज ऑफ अ बैट्समैन। तो फ्रेंड्स आप जानते हैं कि किसी भी बैट्समैन की एवरेज वो डेसिमल में हो सकती है। इन द सेम वे स्ट्राइक रेट में भी ऐसा ही है, स्ट्राइक रेट भी डेसिमल में हो सकती है। और किसी बॉलर के द्वारा ली गई विकेट्स वो डिस्क्रीट वेरिएबल है, क्योंकि विकेट्स भी आप ऐसा नहीं कह सकते कि आज मैंने 5.4 विकेट ली। या तो आप 5 विकेट लेंगे या तो आप 6 विकेट लेंगे, लेकिन उस बॉलर की एवरेज या स्ट्राइक रेट भी कंटिन्यूस वेरिएबल में आएगी। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। सो फ्रेंड्स क्लासिफिकेशन का सिंपल मीनिंग होता है अरेंजमेंट, यानी हमारे पास जो भी कोई रॉ इन्फॉर्मेशन होती है उसे हम प्रॉपरली अरेंज करें, उसे हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे घर में बहुत टाइप के सामान होते हैं, जैसे किचन से रिलेटेड, ड्राइंग रूम से रिलेटेड, बेडरूम से रिलेटेड। तो अगर हम उन सारे सामान को जो मन में आए वैसे ही उलट सुलट कैसे भी अरेंज कर दें तो वो प्रॉपर क्लासिफिकेशन नहीं है। आप किसी सामान को प्रॉपरली ढूंढ भी नहीं पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, हम सारे सामान का क्लासिफिकेशन कर देते हैं। जैसे टीवी देखना है ड्राइंग रूम में जाओ, सोना है तो बेडरूम में जाओ, खाने के लिए किचन में जाओ। तो यहाँ पर हमने हमारे घर के सारे सामान का एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन किया है। ऐसे ही स्टैटिस्टिक्स में हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो रॉ फॉर्म में होती है, वो कच्ची इन्फॉर्मेशन होती है। तो उसे हमें प्रॉपरली लॉजिकली अरेंज करना पड़ता है, जिसे हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। A process of arranging ungrouped or raw data into proper form is called classification of data, and the data thus obtained are called classified data। यानी कि रॉ इन्फॉर्मेशन को जब हम क्लासीफाई कर देते हैं तो हमें जो डेटा मिलता है वो क्लासिफाइड डेटा मिलता है। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। इफ़ द डेली डिमांड्स ऑफ अ सर्टेन कमोडिटी ड्यूरिंग अ वीक आर 12, 16, 8, 12, 8, 8 and 10 respectively. If during 3 days of week demand of commodity is 8 units, one day during which the demand is 10 units, 2 days during which the demand is 12 units, and one day during which the demand is 16 units. This information can be presented in the फॉलोइंग क्लासिफाइड टेबल। फ्रेंड्स अगर किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी की एक वीक की डिमांड इस प्रकार हो, जैसे 12, 16, 8, 12, 8, 8, 10, आप देख सकते हैं यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, टोटल 7 डेज की अलग अलग 7 डिमांड्स दी गई हैं। फिर आगे कहा है इफ़ ड्यूरिंग 3 डेज ऑफ वीक, यानी वीक के 3 दिनों में डिमांड ऑफ कमोडिटी इज़ 8 यूनिट, यानी कि 3 दिनों में जो कमोडिटी की डिमांड है वो 8 यूनिट हो। 1 डे ड्यूरिंग विच द डिमांड इज़ 10 यूनिट, किसी एक दिन वो डिमांड 10 यूनिट की हो। 2 डेज ड्यूरिंग विच द डिमांड इज़ 12 यूनिट्स, यानी उस वीक में 2 दिन ऐसे हों जब इस कमोडिटी की डिमांड 12 यूनिट्स हो। एंड 1 डे ड्यूरिंग विच द डिमांड इज 16 यूनिट, और कोई एक दिन ऐसा हो जिसमें इस कमोडिटी की डिमांड 16 यूनिट हो। तो इस इंफॉर्मेशन को हम क्लासिफिकेशन के वे से एक टेबल में प्रेजेंट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यही इंफॉर्मेशन यहाँ पर 2 लाइन में हमने प्रेजेंट कर दी, और इसी को समझाने के लिए ये ब्लैक कलर में आप देख सकते हैं हमें कितना सारा लिखना पड़ा, पढ़ना पड़ा और समझना पड़ा। अब इसी चीज़ को हम इस टेबल से भी समझ सकते हैं कि नंबर ऑफ़ डेज़ आप देख सकते हैं 3 दिन ऐसे हैं जब डिमांड ऑफ कमोडिटी वो 8 यूनिट्स रहती है, एक दिन ऐसा है जिस दिन 10 यूनिट्स रहती है, 2 दिन ऐसे हैं जब 12 यूनिट्स रहती है, और एक दिन ऐसा है जब 16 यूनिट्स की डिमांड रहती है। तो टोटल 7 दिनों में जो डिमांड अलग अलग रही है वो हम इस टेबल से बड़ी इजीली समझ सकते हैं।
तो इसी को क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा कहा जाता है। सो फ्रेंड्स, नाउ वी विल अंडरस्टैंड रीजंस टू क्लासीफाई द डेटा, यानी हमें किसी भी डेटा को क्लासीफाई क्यों करना चाहिए, क्या ज़रूरत है क्लासिफिकेशन की, वो हम समझेंगे। द फर्स्ट पॉइंट, टू रिप्रेजेंट लार्ज डेटा इनटू सिंपल, शॉर्ट एंड एट्रैक्टिव मैनर, यानी जब भी कोई रॉ डेटा बहुत बड़ी क्वांटिटी में होता है तो उसे हम सिंपल तरीके से, शॉर्ट में और एट्रैक्टिव वे से प्रेजेंट कर सकते हैं, जैसा अभी हमने डिमांड ऑफ अ कमोडिटी ड्यूरिंग अ वीक वाले एग्जाम्पल में देखा। सेकंड पॉइंट, फॉर इजी कंपैरिजन बिटवीन द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेटा, यानी किसी डेटा में अगर अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो हम उनका कंपैरिजन भी कर सकते हैं। अगर डेटा क्लासिफाइड है तो उनका कंपैरिजन इजी बन जाता है। थर्ड, टू सेव टाइम, मनी एंड लेबर, यानी कि अगर डेटा क्लासिफाइड है तो उसे समझना आसान हो जाता है, हमारा टाइम सेव होता है, उसके ऊपर किया जाने वाला खर्च हम घटा सकते हैं और हमारे एफर्ट्स, लेबर मतलब हम यहाँ पर हमारी मेहनत कह सकते हैं, वो भी हम बचा सकते हैं। एंड फोर्थ, to obtain information easily regarding various characteristics of the area under study, यानी कि जो एरिया अंडर स्टडी हो वहाँ से हम कोई भी इंफॉर्मेशन भी इजीली निकाल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, नाउ वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। सो जनरली देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशंस, दोज आर क्लासिफिकेशन ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा एंड क्लासिफिकेशन ऑफ क्वालिटेटिव डेटा, यानी ऐसे डेटा का क्लासिफिकेशन जिसे हम काउंट कर सकें वो क्वांटिटेटिव डेटा का क्लासिफिकेशन होता है, और ऐसा डेटा जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, जो किसी की क्वालिटी पर डिपेंड करता है, वैसे डेटा का क्लासिफिकेशन मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ क्वालिटेटिव डेटा। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा, जिसके दो टाइप्स हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल या डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंटिन्यूस वेरिएबल, जिसे हम कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं। सो फ्रेंड्स, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का डिटेल में स्टडी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, सो डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो। सो फ्रेंड्स, we stop here today. I hope you all have understood all the points that I have explained. If you have any doubt, you can ask me in the comment section. अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ उसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट हमें दें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आपको हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन पहले ही दिन मिल जाए। बहुत जल्द मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करें, सुरक्षित रहें। गुड बाय।